कपड़ों की एक दुकान की मालकिन ने एक माजूर शख्स को सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए नौकरी पर रखा। लेकिन चंद हफ्तों बाद जब उसने दुकान के सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो वो देखकर हैरान रह गई कि वो शख्स किस काम की सलाहियत रखता है। अहमद कभी भी ऐसा इंसान नहीं था जो एक ही जगह पर बैठा रह सके। बचपन से वो हर चीज़ में तेज था, फुटबॉल में, साइकिल रेस में और बाद में बाइक चलाने में। ये सब सिर्फ रफ्तार के बारे में नहीं था, बल्कि उस एहसास के बारे में था कि वो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। जब भी वो अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाता और हवा उससे टकराती तो उसे लगता जैसे वो दुनिया पर राज कर रहा हो। लेकिन अब जब वो अपने व्हीलचेयर पर बैठा था तो उसे महसूस होता था कि किसी ने उसकी पूरी ज़िंदगी उससे छीन लिया। उसकी टांगें जो कभी उसे बेशुमार समतों में दौड़ने की आज़ादी देती थी, अब महज दो बेकार लटकी हुई चीज़ें बन चुकी थी। ये कड़वी हकीकत हर दिन उससे उसके खोए हुए माजी की याद दिलाती थी। कमरे में उसकी माँ नसरीन आई, उनके हाथ में खाने की थाली थी। उन्होंने आस्ती से थाली उसके सामने रखी और एक लम्हे को उसे देखने लगी। उनके चेहरे पर सख्ती का तासर था, मगर आंखों में छुपा दर्द साफ झलक रहा था। वो देख सकती थी कि उनका बेटा हर दिन खुद को ख़त्म करता जा रहा है और वो चाहकर भी उसे बचाने में बेबस थी। तुम्हें आगे बढ़ना होगा अहमद, नसरीन ने नरम लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा। अहमद ने चमच उठाया, उसे कुछ लम्हे घूरा, फिर झंझलाहट में मेज़ पर पटक दिया। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे ज़्यादा गुस्सा। अम्मी, मैं तो अपने ही घर में बोझ बन चुका हूँ, किचन तक जाने के लिए भी किसी की मदद लेनी पड़ती है, क्या यही आगे बढ़ना? नसरीन ने गहरी सांस ली, अपनी कुर्सी करीब खिसकाई और उसका हाथ थाम लिया। उसका लम्स नरम था, मगर माँ की फिक्र से भरा हुआ। ज़िंदगी सिर्फ चलने फिरने का नाम नहीं है, तुम्हें दोबारा जीना सीखना होगा। ये अल्फाज अहमद को ऐसे लगे जैसे किसी ने उसके सीने पर बारीक पत्थर रख दिया। और लेकिन ये सिर्फ जज्बाती तूफान नहीं था, हकीकत भी थी। पैसे तेज़ी से ख़त्म हो रहे थे और हादसे के बाद मिली हुई मुआवजे की रकम ज़्यादा देर नहीं चलने वाली थी। उसे नौकरी ढूंढनी थी, चाहे उसका दिल माने या ना माने। कई हफ्तों की नाकाम कोशिशों के बाद उसकी नज़र एक इश्तहार पर पड़ी। लाहौर की एक मशहूर बुटीक को स्टॉक संभालने और कस्टमर्स के फ़ोन कॉल्स अटेंड करने के लिए किसी मुलाजिम की ज़रूरत थी। ये कोई बड़ी नौकरी नहीं थी, लेकिन कम अज़ कम कुछ करने का मौका तो था। अहमद ने अपनी हिसाब से अच्छी कमीज़ पहनी और बुटीक में दाखिल हुआ। अंदर आते ही उसे लगा जैसे ये दुनिया उससे बिल्कुल अलग है। चारों तरफ तरतीब से सजी हुई रैक्स, चमकते दमकते कपड़े, मॉडल्स की खूबसूरत तस्वीरें, हर जगह स्टाइलिश मुलाजमी। उसने देखा कि कुछ लोग उसे घूर रहे थे, शायद इसलिए नहीं कि वो नया था, बल्कि इसलिए कि वो व्हील चेयर पर था। उनकी नज़रों में सवाल था, क्या वो गलती से यहाँ आ गया? उसी वक्त बुटीक की मैनेजर सायरा मलिक उसके सामने। उनकी आंखें तेज़ और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, मगर उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। तुम अहमद हो? हाँ, अंदर आओ। वो उसे अपने दफ्तर ले गई और उसका सीवी देखने लगी। कुछ लम्हे सिर्फ कागज़ पलटने की आवाज़ गूंजती रही, फिर उन्होंने ऊपर देखकर कहा, तुमने कभी फैशन इंडस्ट्री में काम नहीं किया? अहमद ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन मैं चीज़ों को तरतीब देने में अच्छा हूँ और जल्द सीख लेता हूँ। सायरा ने बाजू लपेटकर एक लम्हे के लिए गौर से देखा और फिर हल्की आवाज़ में कहा, ठीक है, ट्रायल के लिए रख लेते हैं, कल से आ सकते हो। ये खुशी से ज़्यादा एक चैलेंज लग रहा था और अहमद समझ गया कि उसे खुद को साबित करना होगा। इब्तदाई दिन किसी इम्तहान से कम नहीं थे। उसके लिए हर काम मुश्किल था। अलमारियाँ ऊंची थीं, पैकेजेस भारी थे और साथ ही मुलाजमिन की आंखों में भी अतमादी थी। वो अक्सर उसे टाल देते जैसे वो यहाँ रहने के काबिल ही ना हो। आरिफ, जो वहाँ सबसे पुराना मुलाजिम था, अपने दोस्तों के साथ अक्सर कोने में खड़ा होकर हंसी मजाक करता। जब भी अहमद वहाँ से गुजरता वो सरगोशियाँ करते और हंसते, लेकिन अहमद ने सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि उसे ये नौकरी बहुत ज़रूरी थी। एक दिन उसने देखा कि बेगम अंसारी, एक बुजुर्ग खतून, एक साड़ी हाथ में लिए खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर उलझन थी। अहमद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बेगम अंसारी ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। तुम क्या समझते हो, ये साड़ी मुझ पर कैसी लगेगी? अहमद ने साड़ी को गौर से देखा। ये अच्छी थी, लेकिन फिर उसने दूसरी साड़ी उठाई जिसमें सुनहरी बॉर्डर था। मुझे लगता है ये आप पर ज़्यादा अच्छी लगेगी, ये आपकी शख्सियत को निखारेगी। बेगम अंसारी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बहुत अच्छी पसंद है बेटे, मैं यही लूँगी। लेकिन तभी सायरा वहाँ आ गई। उनके चेहरे पर गुस्सा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनकी आवाज़ सख्त थी। मैं बस कस्टमर की मदद कर रहा था। सायरा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बेगम अंसारी की तरफ देखा। मैडम, हमारे यहाँ तरबियत याफ्ता स्टाफ कस्टमर्स की मदद करता है, ये सिर्फ स्टॉक देखते हैं। बेगम अंसारी ने माथे पर बल डाल लिए, लेकिन उस लड़के ने तो सबसे ज़्यादा मदद की है। शायद आपको सोचना चाहिए कि यहाँ कस्टमर्स को
कौन हैंडल करे। बेगम अंसारी ने कहा, सायरा की मुस्कुराहट तो बनावटी थी लेकिन आंखों में जलन साफ झलक रही थी। जैसे ही बेगम अंसारी चली गई उसका चेहरा सख्त हो गया। स्टॉक रूम में जाओ। अहमद ने कुछ नहीं कहा, बस पलटा और चला गया। लेकिन उसके दिल में कुछ बदल चुका था। उसे लगा ये कोई छोटी सी बात नहीं बल्कि किसी बड़ी शुरुआत का इशारा है। यहाँ दिन और भी मुश्किल होते जा रहे थे। अहमद को लगने लगा ये सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक जंग है। सायरा हर मौका पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती, कभी बिला वजह उसकी गलतियां निकालती, कभी इतना बोझ डाल देती कि चाह कर भी वो पूरा न कर पाए। साथ ही मुलाजिमिन के दरमियान भी उसकी हालत अलग सी थी। वो सरगोशियाँ करती उस पर अंग से, खास तौर पर आरिफ जो अहमद की मौजूदगी से अक्सर चिढ़ा हुआ लगता था, जैसे अहमद का वहाँ होना ही उसकी ज़ाती तकलीफ की जड़ हो। लेकिन अहमद ने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। हर बेइज्जती, हर मुश्किल वो बर्दाश्त कर रहा था, मगर उसे मालूम था कि ये जद्दोजहद आसान नहीं होगी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो स्टॉक रूम में कपड़ों की अलमारियाँ दुरुस्त कर रहा था कि उसकी नज़र ज़मीन पर चमकती हुई किसी चीज़ पर पड़ी। गौर किया तो वो एक खूबसूरत सोने का झुमका था, नाजुक, नफीस और जाहिर है कि बहुत कीमती। उसने उसे उठाया तो दिल में एक ख्याल आया कि जिसका जो है वो तो बहुत ज़्यादा परेशान होगा। लम्हे भर के लिए उसके दिल में तजब्जुब आया कि ये सायरा को दे या किसी और को बताए, मगर फिर उसने सर झटक दिया। शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उसने झुमका अपनी हथेली में रखा और व्हील चेयर घुमाकर दफ्तर की तरफ बढ़ गया। जब वो सायरा के केबिन में पहुंचा तो वो किसी फाइल में मसरूफ थी। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। सायरा ने बगैर देखे पूछा, क्या है? अहमद ने कहा, मैं स्टॉक रूम में कुछ पाया है। उसने झुमका मेज़ पर रख दिया। सायरा ने झुमके को देखा, फिर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे कैसे पता कि तुमने या उसे चोरी करने की कोशिश नहीं की थी। अहमद लम्हे बार को चौंक गया। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा इल्ज़ाम भी लग सकता है। सायरा ने झुमका उठाया और उंगलियों में घुमाया। तुम स्टॉक रूम में अकेले थे, कोई गवाह नहीं। मैं कैसे मान लूँ कि तुमने उसे पहले छुपाया नहीं और फिर डर के मारे वापस ले आए। अहमद के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसे अंदाज़ा हो गया कि महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक चाल है। ये सरासर बकवास है, अहमद ने गुस्से में कहा। सायरा ने सीधी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? अहमद के अंदर गुस्से का तूफान उठा, मगर उसने खुद को काबू में रखा। वो जानता था कि अगर फंस गया तो यहीं हार जाएगा। उसने गहरी सांस ली और पुरस्कून लेकिन मजबूत लहजे में कहा, कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक करें, सीसीटीवी फोटोज में सब कुछ नजर आ जाएगा। सायरा के चेहरे पर लम्हे भर की झिझक आई, लेकिन फौरन सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया। चंद मिनट बाद जब गार्ड ने फोटोज देखी तो उसने सर हिलाया। जी सच कह रहा है, ये रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई दे रहा है कि उसने झुमका जमीन से उठाया और सीधा आपके दफ्तर में ले आया। अहमद ने सुकून का सांस लिया, लेकिन वो जानता था कि बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसने सायरा की तरफ देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद वो माफ़ी मांगे या कम अज़ कम नरम लहजा अख्तियार करे, मगर सायरा के चेहरे पर वही ठंडक और गुरूर था। उसने झुमका मेज़ पर रखा और सर्द लहजे में कहा, अपने काम पर वापस जाओ। ना कोई शुक्रिया, ना ये तस्लीम किया कि अहमद ने ईमानदारी दिखाई। लेकिन अब अहमद को अच्छी तरह समझ आ गया था कि सायरा उसे यहाँ नहीं चाहती। वो किसी भी तरह उसे हटाना चाहती थी, चाहे जलील करके या झूठे इल्ज़ाम लगाकर। मगर अहमद ने भी फैसला कर लिया था, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये तो सिर्फ आगाज़ है। आगे जो होने वाला था वो उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। कस्टमर्स आ रहे थे, जा रहे थे, मुलाजमीन अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और सायरा हमेशा की तरफ दफ्तर में बैठी कागजात और अहकामात में मसरूफ़ थी। अचानक उनका फ़ोन बजा। वो हिस्से आदत फ़ोन उठाने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्क्रीन पर अनजान नंबर देखा तो दिल में हल्की सी बेचैनी हुई। उन्होंने कॉल रिसीव की। हेलो। दूसरी तरफ से गहरी प्रोफेशनल आवाज़ आई, क्या मैं मोहतरमा सायरा मलिक से बात कर रहा हूँ? जी बोल रही हूँ। आप कौन? मैं सिटी अस्पताल से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर की आवाज़ में संजीदगी थी। आपकी बेटी मायरा का एक्सीडेंट हो गया है। सायरा की उंगलियां फ़ोन को सख्ती से पकड़ने लगी। उसका गला खुश्क हो गया। क्या वो अभी इमरजेंसी यूनिट में है? कैसी है वो? हालत संजीदा तो नहीं? डॉक्टर ने कहा, उसे फौरी खून की ज़रूरत है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप नायाब है। हमें फ़ौरन ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। ये सुनते ही सायरा का दिल दहल गया। उसे लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। या अल्लाह! वो बड़बड़ाई और जल्दी से फ़ोन काट कर बाहर भाग गई। मुलाजमीन ने पहली बार उसे इतना घबराते देखा था। स्टॉक रूम में मौजूद अहमद की नज़र उस पर पड़ी। जब उसने सायरा को बेचैनी में बाहर भागते देखा तो उसका दिल भी तशवीश से भर गया। कुछ ठीक नहीं था। वो फ़ौरन उसके पीछे चल पड़ा। अस्पताल पहुंचते ही अहमद ने देखा कि सायरा डॉक्टरों से बात कर रही थी।
اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ڈاکٹر کچھ کیجیے پلیز، ہمیں جلد سے جلد خون چاہیے۔ اس کی آواز ٹوٹی ہوئی اور بے بسی سے بھری تھی۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور سنجیدہ لہجے میں کہا، محترمہ ملک، او نیگیٹو خون کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ احمد قریب ہی کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور آہستگی سے پوچھا، مائرہ کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ سائرہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں غرور یا تکبر نہیں بلکہ خوف تھا۔ او نیگیٹو۔ احمد کا دل زور سے دھڑکا۔ میرا بلڈ گروپ بھی او نیگیٹو ہے، میں خون دے سکتا ہوں۔ سائرہ جیسے پلک جھپکنا بھول گئی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ تم ایسا کیوں کرو گے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ میں کر سکتا ہوں۔ سائرہ خاموش رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، لیکن وہ انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد مائرہ محفوظ تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اب اس کی حالت سنبھل گئی ہے اور خطرہ ٹل گیا ہے۔ احمد ایک کمرے میں آرام کر رہا تھا، کیونکہ خون دینے کے بعد اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹا تھا، آنکھیں بند لیکن سانسیں پرسکون تھیں۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا، سائرہ اندر آئی۔ یہ وہ سائرہ نہیں تھی جسے احمد جانتا تھا۔ وہ کمزور لگ رہی تھی، ٹوٹی ہوئی، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے غرور کے خول سے باہر آ چکی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑی رہی اور پھر دھیمی، ٹوٹی مگر سچی آواز میں بولی، میں نہیں جانتی کہ تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ احمد نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ وہ تھکا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ذرا سا بھی غصہ نہیں تھا۔ تم نے ہمیشہ مجھ سے نفرت کی سائرہ، میں تو بس ایک موقع چاہتا تھا کہ اپنی صلاحیت ثابت کر سکوں، لیکن تم نے ہر بار مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ سائرہ نے نظریں جھکا لیں۔ شاید پہلی بار اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا کہ وہ کس قدر غلط تھی۔ ہاں مجھے معلوم ہے میں غلط تھی، میں نے تمہیں کبھی ایک انسان کی طرح نہیں دیکھا، میں نے تمہیں بس ایک مسئلہ سمجھا، لیکن اصل مسئلہ میں خود تھی۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر سائرہ نے گہری سانس لی اور کہا، میں بدلنا چاہتی ہوں احمد، میں صحیح چیزیں کرنا چاہتی ہوں۔ احمد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سچائی بھی تھی اور پچھتاوا بھی۔ ہر کسی کو دوسرا موقع ملنا چاہیے، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدلنے لگا۔ سائرہ کا رویہ نرم ہوا، وہ پہلے جیسی سخت مزاج نہیں رہی۔ آہستہ آہستہ یہ بوتیک بھی ایک بہتر جگہ بن گئی، لیکن احمد کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کا سفر یہیں ختم نہیں ہونا چاہیے۔ چند ہفتوں بعد اس کا فون بجا۔ ہیلو۔ دوسری طرف ایک مانوس آواز تھی، احمد، میں اپنی نئی بوتیک کھول رہا ہوں، لیکن مجھے ایک قابل مینیجر چاہیے، کیا تم تیار ہو؟ احمد مسکرایا۔ لمحے بھر کے لیے پہلے والی بوتیک کی یادیں اپنے ذہن میں تازہ کی، وہ ذلتیں، وہ جدوجہد، اور پھر یہ موڑ جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ ہاں، اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور یوں وہ زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھ گیا، ہارے ہوئے انسان کی طرح نہیں بلکہ ایسے شخص کی طرح جس نے اپنی اصل منزل پالی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی چھوٹی سی توجہ ہمیں مزید بہترین کہانیاں لانے کی ترغیب دیتی ہے۔